जरा सोचिए, दो दुनियाएं, बिल्कुल अलग। दो जमाने जिनके बीच सदियों का फासला है। एक तरफ सदियों पुरानी एक धार्मिक आस्था, और दूसरी तरफ आज का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल। सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इन दोनों की जड़ें एक ही जहरीली जमीन से निकलती हैं? तो ये हैं वो दो दुनियाएं, एक तरफ देवदासी प्रथा और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल। अब पहली नज़र में इनमें क्या कॉमन हो सकता है? लगता तो यही है कि कुछ भी नहीं। लेकिन चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास में। हमारी पहली केस स्टडी हमें एक ऐसे दौर में ले जाएगी जहां धर्म की आड़ लेकर एक बहुत ही भयानक शोषण का खेल खेला गया था। देवदासी प्रथा नाम सुनकर कितना पवित्र लगता है ना, लेकिन इस पवित्रता के पर्दे के पीछे एक बहुत ही घिनौना सिस्टम काम कर रहा था। एक ऐसा सिस्टम जहां गरीब घर की लड़कियों को भगवान की सेवा के नाम पर असल में यौन और आर्थिक गुलामी की जिंदगी में धकेल दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इस पूरे सिस्टम पर समाज की एक तरह से कहें तो सहमति की मुहर लगी हुई थी। तो सवाल यह है कि ये व्यवस्था चलती कैसे थी? इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सब कुछ एक प्लान के तहत होता था। धर्म के नाम पर धोखा दिया जाता, टारगेट किया जाता था गरीब और कमजोर परिवारों को, और उन्हें दैवीय सेवा का वादा किया जाता था। और इस वादे के पीछे क्या था? शारीरिक और सामाजिक शोषण का एक पूरा का पूरा जीवन। ये कोई बस एक रिवाज नहीं था, ये एक सोची समझी, पूरी तरह से प्लान की गई क्रूरता थी। चलिए, अब इतिहास से निकलकर सीधा आज की दुनिया में आते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी हमें ले चलती है धन और शक्ति के गलियारों में। एक ऐसी दुनिया जहां शिकार करने के हथियार तो बदल गए, लेकिन शिकारी का इरादा वो वही पुराना और उतना ही खतरनाक रहा। एप्स्टीन मामला, यह हमारे समय का वो काला अध्याय है जिसे भूलना शायद मुमकिन नहीं। एक अरबपति जिसने अपने बेहिसाब पैसे और ऊंचे पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और नाबालिगों के शोषण का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। और सबसे भयानक बात यह है कि समाज के बड़े बड़े, जिन्हें हम प्रतिष्ठित कहते हैं, वो लोग या तो इस गुनाह में सीधे सीधे शामिल थे या फिर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। और इस नेटवर्क के पीछे भी वही ठंडा कैलकुलेटेड दिमाग काम कर रहा था। काले धन और पावर का एक मकड़ जाल, गहरे राजनीतिक संबंधों वाला एक अरबपति, और निशाना कौन थी? नाबालिग कमजोर लड़कियां। एक बात साफ समझनी होगी, ये सब कुछ ताकतवर लोगों की मिली भगत के बिना कभी कभी हो ही नहीं सकता था। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ये दोनों कहानियां, जिनके बीच सदियों का फासला है, एक जगह आकर मिल जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सा कॉमन ब्लूप्रिंट है, शोषण का वो कौन सा फॉर्मूला है जो कभी नहीं बदलता। देखिए, कोई भी सिस्टमैटिक शोषण जो होता है ना, उसकी नींव हमेशा 3 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला, आवाजहीन पीड़ित। दूसरा, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जो गुनहगारों को बचाता है। और तीसरा, ऐसा न्याय जिसमें इतने देर हो जाए कि उसका कोई मतलब ही न रह जाए। तो पहला पिलर है आवाजहीन पीड़ित। मतलब विक्टिम हमेशा वो होते हैं जिनकी आवाज को आसानी से दबाया जा सकता है। गरीब, कमजोर, हाशिए पर पड़े लोग। अब चाहे वो सदियों पहले मंदिर को सौंपी गई देवदासी हो या आज के जमाने की कोई मजबूर लड़की, शिकारी हमेशा उन्हें ही चुनता है जिनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। और यहीं से आता है दूसरा पिलर, वो प्रोटेक्टिव सिस्टम। समझने वाली बात यह है कि ये किसी एक बुरे इंसान का काम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था का काम है। एक ऐसा सिस्टम जहां ताकतवर लोग एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और सच को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। और तीसरा और आखिरी पिलर, न्याय में देरी। देवदासी प्रथा को खत्म होने में सदियां लग गईं। एप्स्टीन का सच सामने आने में दशकों लग गए। ये जो देरी होती है ना, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं होती, ये पीड़ितों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी की जिंदगी की बर्बादी होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब होता कैसे है, शोषण का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, आखिर ये होता ही क्यों है? और इसका जवाब किसी एक अपराधी में नहीं है, इसका जवाब हम सब में, हमारे समाज की सोच में छुपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोने नहीं देना चाहिए कि आखिर कैसे समाज की नाक के नीचे इतनी बर्बर प्रथाएं और इतने बड़े अपराध सालों साल नहीं बल्कि सदियों तक चलते रहते हैं। हम सब कहां देख रहे होते हैं उस वक्त?
इसका जवाब छिपा है हमारी सामूहिक चुप्पी में, एक तरह की मिलीभगत की संस्कृति में। होता क्या है कि एक समाज के तौर पर हम अक्सर ताकतवर लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालने और कमजोरों की पीड़ा को नजरअंदाज करने के आदी हो जाते हैं। और इसीलिए ये सिर्फ कुछ अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, ये हमारी कलेक्टिव मॉरल फेलियर का, हमारी सामूहिक नैतिक विफलता का प्रतीक हैं। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि इतिहास खुद को दोहराता है, बस शोषण के तरीके बदल जाते हैं। पैटर्न वही रहता है, बस चेहरे और जगहें बदल जाती हैं। इसको ऐसे समझिए, जो शोषण तब मंदिर के गर्भगृह के अंधेरे में होता था, वही शोषण अब प्राइवेट आइलैंड्स और महंगे अपार्टमेंट्स की चकाचौंध के पीछे हो रहा है। जगह बदल गई, जमाना बदल गया, पर शोषण की कहानी वही की वही है। तो इन सब बातों के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि हमारे भविष्य से है। हमें यह समझना होगा कि ये कोई सिर्फ एक ऐतिहासिक या कानूनी मुद्दा नहीं है। नहीं, ये हमारी सामूहिक मानवता का सवाल है। ये हमारी इंसानियत का टेस्ट है। ये इस बात का पैमाना है कि हम एक समाज के तौर पर आखिर हैं कौन। तो अंत में सवाल बस यही है, हम किस तरह का समाज बना रहे हैं? एक ऐसा समाज जहां ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं, या फिर एक ऐसा समाज जहां हर एक इंसान की गरिमा और उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर हो? सोचना हम सबको है।